गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ललित मिश्रा में। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, जिसे हम गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। हम लोग अपने विषय वस्तु की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप लोग देश के अच्छे नागरिक बने और देश की सेवा करें। तो आइए देखते हैं क्या है समग्रता कृति सिद्धांत, जिसे हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या जिसे गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं, जानते हैं इसके बारे में। समग्राकृति सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मैक्स वर्दिमर, इनके नाम आपको ज़्यादा ध्यान में रखने हैं। मैक्स वर्दिमर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कोफका और कोहलर, ये दो लोग और थे, मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन लोगों ने इस सिद्धांत को विकसित किया, अर्थात इसको आगे बढ़ाया। जो गेस्टाल्ट शब्द है, कौन सा शब्द? गेस्टाल्ट शब्द जो है वो जर्मनी भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ जो होता है, अगर हम लगाना चाहें तो आकार से होता है, स्वरूप से होता है। ठीक है, अर्थात गेस्टाल्ट में किसी अनुभव अथवा वस्तु में निहित संपूर्णता या समग्रता का बोध होता है, अर्थात संपूर्णता की बात कहते हैं। किसी एक पॉइंट की बात नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई वृक्ष है, तो उस वृक्ष के उस वृक्ष की पत्तियां, टहनियां, तने, सभी की बात होगी, केवल टहनी की बात नहीं होगी, अर्थात संपूर्ण वृक्ष की बात वहां पर की जाएगी। ठीक है, क्या कहता है ये सिद्धांत? मैक्स वर्दिमर ने कहा था, किसी भी समग्राकृति विशेषताएं मात्र उसके व्यक्तिगत तत्वों तो नहीं, बल्कि आंतरिक संगठन या प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है। अब आप ये सोच लो कि केवल जो भी गेस्टाल्ट थ्योरी है, ठीक है, उसमें केवल हम किसी एक तत्व को प्रधानता दे दें, एक तत्व की बात करें, ऐसा नहीं होगा। एक तत्व को नहीं, वरन उसके संपूर्ण संगठन, चाहे वो आंतरिक हो, चाहे बाहरी हो, चाहे वो प्रकृति द्वारा निर्धारित किया गया हो। ठीक है, गेस्टाल्ट सिद्धांत में किसी वस्तु के आकार को छोटे छोटे भागों में ना देखकर उसे संपूर्ण रूप में देखा जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति को अगर हमें देखना है तो इसके हमें बाल नहीं देखने हैं, हाथ नहीं देखने, पैर नहीं देखने हैं। ठीक है, हमें इस संपूर्ण व्यक्ति को देखना है, और जो संपूर्ण व्यक्ति को देखना है वही क्या है? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है। हाथ पैरों को नहीं देखना है, संपूर्ण व्यक्ति को देखना है। समग्र का अंगों की तुलना में बड़ा होना, वर्दिमर के शब्दों में संपूर्ण अथवा योग की तुलना में बड़ा है। मान लीजिए, अगर फिर मैं वही बात कहूंगा, एक व्यक्ति की हमने बात की, हाथ पैर की बात कर ली, कान की बात कर ली, बालों की बात कर ली, तो अगर हम केवल एक एक चीज, एक एक अंग के बारे में बात करेंगे तो वो तो संपूर्ण से छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो जो संपूर्ण होता है, जो योग होता है, वो हमेशा बड़ा होता है। अब क्या है, पूर्णाकारवाद के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा कि पूर्णाकारवाद उत्तेजनात्मक परिस्थिति को समझने की विधि है। कोई भी उत्तेजनात्मक परिस्थिति है, कोई भी एक ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पर आपको समस्या का समाधान करना है। ठीक है, और जब समस्या का समाधान करना होता है, कोई भी समस्या हमारे सामने होती है, तो हम उत्तेजक स्थिति में हो जाते हैं। ठीक है, और उत्तेजक परिस्थिति को समझने की प्रक्रिया ही क्या है, क्या बताई है इन्होंने? पूर्णाकारवाद कहलाती है। गेस्टाल्टवाद के समर्थकों का यह कहना है कि विघ्न पैदा होने पर प्रत्यक्षीकरण के प्रारूप के प्रति नई की गई प्रतिक्रिया, मान लीजिए विघ्न पैदा हुआ, आप कुछ काम कर रहे हैं, उसमें कोई अटकलें आ रही हैं, विघ्न पैदा होगा, तो आप तुरंत प्रत्यक्षीकरण करते हुए क्या करेंगे? आप सीधे सीधे एक नई प्रतिक्रिया कर लेंगे। वातावरण में निहित उत्तेजक दशाओं पर निर्धारित होती है, और ये किस पे निर्भर करेगी? जो वातावरण में उपस्थित उत्तेजक होंगे। हम किसी भी नवीन बात को नई समग्र आकृति की रचना करके सीखते हैं। इस प्रकार यह संगठन एवं पुनर्संगठन की क्रिया हम देखते हैं कि वो किस तरीके से संगठित है। अगर संगठित है पूर्व में, तो हम उसे किस प्रकार से नवीन प्रकार से पुनर्संगठित कर सकते हैं। अपनी अनुक्रिया में होने वाले परिवर्तनों के रूप में अभिव्यक्त होती है, जिसे हम सीखना कहते हैं। इस अनुक्रिया से जो भी परिवर्तन होंगे वो आपका सीखना कहलाएंगे। जब किसी समस्या का समाधान खोजते समय एकाएक किसी हल के मस्तिष्क में आने के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्षीकरण में शीघ्र गति से परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन ही अंतर्दृष्टि कहलाता है। अब भैया समझ लो कि अंतर्दृष्टि क्या है, इनसाइट क्या है। आप ये समझ लीजिए, कोई समस्या है, अगर आप टेट या सी टेट के हिसाब से अगर इसे पढ़ेंगे तो इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है। कोई भी तत्कालिक समस्या है, उस तत्कालिक समस्या के समाधान के लिए यकायक आपके मस्तिष्क में अगर कोई भी समाधान आता है और आप उसमें अनुक्रिया करते हैं, और अनुक्रिया करते हुए प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उस समस्या का समाधान कर लेते हैं, तो वही आपकी इनसाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इनसाइट कहलाएगी। आप सीधे सीधे समझ लीजिए, किसी समस्या का तत्कालिक तुरंत समाधान ही इनसाइट है, तुरंत समाधान ही अंतर्दृष्टि है, तुरंत समाधान ही सूझ है।
ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने डेफिनेशन दी है। गुड के अनुसार अंतर्दृष्टि यथार्थ स्थिति का आकस्मिक एवं निश्चित एवं तात्कालिक ज्ञान है। कोई स्थिति है, कोई परिस्थिति है, कोई समस्या है, उसका आकस्मिक, तुरंत, अचानक, निश्चित, ठीक है, डेफिनेट और तात्कालिक और तुरंत वाला ज्ञान है। ठीक है, अब देखेंगे स्किनर महोदय ने क्या कहा है। स्किनर महोदय ने कहा है कि अंतर्दृष्टि को परिभाषित करना जटिल है। अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में इसे आशा है कि समग्र परिस्थिति की पकड़ हो, अर्थात जो होल सिचुएशन है उस पर आपकी कमांड हो। स्किनर महोदय ने इसको गेस्टाल्ट थ्योरी को समझाने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि एंडरसन महोदय ने क्या कहा है। एंडरसन महोदय ने कहा है कि अंतर्दृष्टि से आशय समस्या के निराकरण को अचानक प्राप्त कर लेने से, इससे प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया परिस्थिति के अनुसार चलती है तथा हल प्रत्यक्ष ज्ञान के स्थान के संदर्भ में क्या होगा, संदर्भ में होता है। इनका भी जो डेफिनेशन है वो मिलती जुलती है किससे, गुड महोदय से है। ठीक है, समस्या के निराकरण में अचानक प्राप्त हो जाता है ये। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार भी चलेगी। ठीक है, और हल प्रत्यक्ष ज्ञान के स्थान के संदर्भ में होता है, और जो परिस्थिति होती है उसके संदर्भ में ही जो हमारा हल होता है वो होता है। अब कोहलर महोदय ने क्या कहा है, देखते हैं कि कोहलर महोदय ने क्या कहा है। एक अधिक तकनीकी अर्थ में सूझ का आशय किसी समस्या के हल को एकाएक पकड़ लेना है, अचानक, तुरंत, सडनली, एकदम। कैसे, सडनली आप इसको पकड़ लेंगे हल को। ठीक है, ठीक है ना। अब जब आप इसको पकड़ लेंगे अचानक, सडनली, तो फिर क्या होगा इसमें, जिससे एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ होती है जो परिस्थिति के अनुसार चलती है तथा समस्या का निराकरण प्रत्यक्ष ज्ञान के क्षेत्र में संदर्भ में होता है। जैसे एक ऐसी प्रक्रिया, जब आप उसका अचानक हल ढूंढेंगे तो आप एक उस हल ढूंढेंगे तो उसको प्रक्रिया में भी डालेंगे, और फिर उस परिस्थिति के अनुसार आप उस प्रक्रिया को चलाएंगे, और उससे क्या होगा, समस्या का समाधान होगा और हमें उसका प्रत्यक्ष ज्ञान उस समस्या के संदर्भ में प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं कोलर महोदय ने जो प्रयोग किए थे कि वो कौन कौन से प्रयोग किए थे। कोलर महोदय ने बहुत सारे प्रयोग किए थे। ठीक है, अब हम चिंपैंजी का ही एक प्रयोग देख लेते हैं। एक चिंपैंजी था सुल्तान नाम का, उसे जो है एक पिंजड़े में बंद कर दिया उन्होंने, और 2 छड़ियाँ रख दी। अब छड़ियाँ इस तरीके से थी कि वो एक दूसरे से जुड़ सकती थी। ठीक है, छड़ियों को रख दिया। छड़ियों को रखने के बाद छड़ियाँ ऐसी थी जिन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता था, और केले को पिंजड़े के बाहर दूरी पर रख दिया। जिससे कितनी दूरी पर रख दिया, इतनी दूरी पर रख दिया कि अगर जो चिंपैंजी था उन छड़ियों को जोड़कर छड़ी से उस केले को खींचकर खाना चाहे तो वो खा सकता था। ठीक है, तो चिंपैंजी ने पहली बार क्या किया, एक छड़ी का प्रयोग किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सफल नहीं हो पाया। कुछ समय के बाद कूदता रहा, फांदता रहा, हाथ निकालता रहा, लेकिन एकदम इनसाइड, एकदम सूझ उत्पन्न हुई उसके मस्तिष्क में, और उसने अपनी दोनों छड़ियों को मिलाकर उस छड़ी से केले को खींचकर केले को खा लिया, और इससे क्या हुआ भैया कि वो केले को प्राप्त करने में सफल हो गया। अब आप ये देख लीजिए, मैं आपको अभी ये दिखा देता हूँ। देखिए, ये चिंपैंजी है, पहले प्रयास किया, देखता रहा, फिर देखिए इसने क्या किया, छड़ियों को जोड़ लिया और फिर केले को खा लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो उपयुक्त प्रयोग के अतिरिक्त चिंपैंजी पर ही 3 अन्य प्रयोग कोलर ने किए। इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष क्या निकले कि सीखने में किसी भी वस्तु का संगठन अत्यंत महत्वपूर्ण है, कि किसी पाठ्य वस्तु या कोई भी वस्तु है उसको ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया गया है, ये जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। उच्च बौद्धिक क्षमता वाले बालक अमूर्त चिंतन करने के योग्य होते हैं। जिन बच्चों की बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होती है वो अमूर्त चिंतन ज़्यादा कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। अल्पायु के बालकों में अमूर्त चिंतन की योग्यता अधिक नहीं होती। अगर छोटे बच्चों की हम बात करें, उसमें इंसाइट डेवलप हो जाए जल्दी, तो ऐसा नहीं होता है, छोटे बच्चों में इंसाइट कम होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो मेन पॉइंट है आपके एजुकेशन के लिए। ठीक है, जो आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें इस थ्योरी की, तो हम इसको किस प्रकार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी टीचिंग में, अपने क्लास में। तो आइए ज़रा देखते हैं कि हम इसे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिताएं निम्नलिखित हैं। विद्यार्थियों के समक्ष समस्या को समग्र रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हमें होल, ठीक है, पूरे में प्रस्तुत करना चाहिए, उसको पॉइंट में डिवाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है हमारा, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम में विषय वस्तु के प्रारूप संगठन का विशेष महत्व होता है। फिर मैं बता रहा हूँ कि जो आपकी अधिगम वस्तु है उसका संगठन बहुत जरूरी है, जानना कि किस प्रकार से उसको संगठित
किया गया है, इसलिए अध्यापक द्वारा विषय वस्तु को इस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि वह समस्या के समग्र को स्पष्ट करे। तो जो भी कंटेंट अगर टीचर ले जाना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है, प्रॉब्लम को रखना चाह रहा है, तो इस तरीके से बच्चों के सामने करें कि बच्चे उस संपूर्ण समस्या के बारे में जान सकें। तीसरा पॉइंट क्या है, विद्यार्थी को मानसिक रूप से तत्पर बनाने हेतु शिक्षक को अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए और विद्यार्थियों को उनकी पूर्ण धारणाओं से मुक्त करना चाहिए। अब क्या होना चाहिए कि शिक्षकों को हमेशा बच्चों को मेंटली प्रिपेयर रखना है, ठीक है, और जो भी परिस्थितियां हैं उनके अधिगम के लिए क्या हो, अनुकूल हो, उनके लिए होनी चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तत्पर बनाना चाहिए और क्या करना चाहिए कि उनको जो पूर्व धारणाएं हैं उनसे मुक्त करना चाहिए। ये टाइपिंग मिस्टेक है जो कि लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 4, विद्यार्थियों के ध्यान को समस्या पर केंद्रित करने हेतु शिक्षक को उनकी जिज्ञासा के अभाव में सूझ का विकास नहीं हो सकता। जिज्ञासाओं को यथावत रखना चाहिए। ठीक है, अब क्या है इसमें कि विद्यार्थियों को करना क्या चाहिए, शिक्षकों को, कि जो प्रॉब्लम है उस पर उन बच्चों का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है ना, और ध्यान केंद्रित भी करना चाहिए और जिज्ञासा भी करनी चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा नहीं होगी तो उनमें सूझ उत्पन्न नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट कहता है कि विद्यार्थियों में अंतर्दृष्टि का विकास करने हेतु शिक्षक का कार्य उनकी अंतर्दृष्टि के अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों की क्षमता के प्रतिकूल कार्य होने पर उनमें अंतर्दृष्टि का विकास नहीं हो पाता है। तो बच्चों में जिस प्रकार की एबिलिटी है उस प्रकार की ही समस्या हमें उनके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे कि वो उस समस्या का समाधान कर सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, छात्रों के पूर्वानुभवों के संगठन पर भी शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम में अनुभव अधिक सहायक सिद्ध होते हैं। अगर बच्चे के पास कुछ पूर्वानुभव है, पहले के अनुभव है, पूर्व ज्ञान है, तो उनका भी समावेश करना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी समस्या का समाधान करते हैं और हमारे पास पूर्व अनुभव होते हैं तो हम उन अनुभवों से समस्या का समाधान कर लेते हैं और उन अनुभवों से हमें क्या सूझ उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम, प्रेरणा का अंतर्दृष्टि में सीखने में अत्यधिक महत्व होता है। उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान न होने पर छात्रों में अंतर्दृष्टि का विकास नहीं हो सकता, अतः अध्यापक उद्देश्यों को स्पष्ट करके छात्रों को प्रेरित करें। अब हमें बच्चों को मोटिवेट भी करना है और मोटिवेट करने के साथ साथ हमें ये भी बताना है कि ये जो समस्या आपके सामने है, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो उसको सॉल्व करने का उद्देश्य क्या है, आपको क्या प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या कहता है, 8 नंबर कहता है कि अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम का एक एक पद करके शनय शनय होता है, इसलिए अध्यापक को विषय वस्तु शास्त्रों के समक्ष छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे उनमें अंतर्दृष्टि विकसित हो सके। देखिए, अंतर्दृष्टि में ये कह रहे हैं कि जो अधिगम का विकास है एक एक पद स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, तो इसलिए उनमें क्या है, अध्यापक को बच्चों के समक्ष जो कंटेंट है, ठीक है, वो छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत। मैं फिर ये देखिए, इससे पहले कहा गया है कि समग्र में समस्या को समग्र रूप में देखना चाहिए, लेकिन जो चीजें जिनका हमें समाधान ढूंढना है वो हमें धीरे धीरे ढूंढना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अध्यापक सीखने को यंत्रवत महत्व ना दें, वरन एक ही विषय को अधिगम के तीनों स्तर स्मृति, बोध और चिंतन पर पृथक पृथक रूप में प्रस्तुत करें। अब इनका जो भी सीखने का आपका स्तर होता है आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अधिगम का स्तर स्मृति लेवल पर, ठीक है, स्मृति स्तर पर, बोध स्तर पर, चिंतन स्तर पर, इन तीनों स्तरों का अलग अलग प्रकार से अधिगम कराने के लिए क्या करना चाहिए, विषय वस्तु कंटेंट प्रस्तुत करना चाहिए। अध्यापक को अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रयोग समस्या अधिगम के लिए करना चाहिए। इस संबंध में गैरिसन व अन्य ने लिखा है कि शिक्षालय में बालकों के समस्या समाधान पर आधारित अधिगम को इस सिद्धांत द्वारा व्याख्या की जा सकती है। जो गैरिसन महोदय थे और उनके अन्य समर्थक थे, उन्होंने कहा था कि इस इनसाइट थ्योरी के माध्यम से जो है बच्चे किसका, समस्या समाधान पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग का जो भी चीज़ है वो कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो कैसा लगा आज का आपको क्लास, अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं और आपको एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।